नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस मेंस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले सालों में। जब तक ये पता नहीं रहेगा आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और जो लोग सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि प्री जैसे तैसे निकल जाए तो देखा जाएगा, दुर्भाग्य से ऐसे लोगों का प्री ही निकल पाता है जैसे तैसे करके, मेंस तो नहीं निकल पाता। इसीलिए ज़रूरी है कि भले आप अभी मेंस की तैयारी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि हाँ ठीक है, इतना हिस्सा हम तैयार कर लेते हैं, बाकी प्री निकालने के बाद करेंगे। लेकिन एक कंप्लीट फ्रेम आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरह से कैसे करनी है। और इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा मदद जहाँ से मिल सकती है वो है आपका सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जाएगा, और दूसरा किस तरह से प्रश्न पूछेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये दोनों चीज़ें तय कर देती हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और पहले से सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देख ही रहे हैं, तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना काम होगा नहीं। देखिए, मुझे अच्छे से पता है कि इस तरह की वीडियोज़ ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें चटपटी चीज़ें चाहिए, मज़ेदार चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा रोंगटे खड़ी कर देने वाली, मीठी मीठी बातों वाली। लेकिन ये काम की चीज़ें हैं, ये बहुत कम लोग देखेंगे और वैसे भी कम लोग सेलेक्ट भी होते हैं, तो मुझे इस बात का कोई वो अफसोस भी नहीं है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, गंभीरता से देखिए और सही डायरेक्शन में कम समय में तैयारी करिए, सफल होइए, आगे बढ़िए। ठीक है जी, हमेशा यही नहीं करना। चलिए फिलहाल देखते हैं 2020 में जीएस के सेकेंड पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न है, ये तो आपको पता है कि लघु उत्तरी में कितना 125 शब्दों में लिखना होता है। पहला क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए। न्यायिक सक्रियतावाद तथा भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। वैसे तो ये कम शब्दों में लिखना है, लेकिन यह बड़ा कंसेप्ट है और जिस तरह से पूछा गया है, बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा कि इतने कम शब्दों में क्या लिखे। लेकिन अच्छा है, कंसेप्ट बढ़िया है, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछे हैं पहले भी, तो इसको आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है कि न्यायिक सक्रियतावाद क्या है और इससे कार्यपालिका की सीमा और न्यायपालिका का जो संबंध है कैसे प्रभावित होती है, ये सब चीज़ें। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, इसे समझाइए। ये कहाँ से आया है? सिलेबस में एक बात लिखी है कि हमें संविधान की तुलना करनी है। तो संविधान में जो व्यवस्था है राष्ट्रपति की, यहाँ का राष्ट्रपति देखिए और जो ब्रिटेन का जो मुखिया है, ब्रिटेन का राजा है, इनके बीच अक्सर तुलना होती है। तो फिलहाल इस तरह की चीज़ें हैं। हमारे राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है आप देख लें, आप समझ जाएंगे कि तानाशाह बनने की गुंजाइश है नहीं। उन प्रावधानों का आप यहाँ लिख दीजिए, बात खत्म, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सहकारी संघवाद वैसे भी पढ़ना है और इसमें अलग अलग संस्थाएं काम आती हैं, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद का भी रोल हो सकता है, वित्त आयोग का भी रोल हो सकता है। इनसे प्रश्न बनते हैं, जो कि एक बन गया, सामने है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है, संक्षेप में व्याख्या करिए। पहले आपको पता है किसने कहा था? ये प्री में क्वेश्चन आता है, पीसीएस में ही, यूपी पीसीएस में भी आता है और यूपीएससी ने भी पूछे हैं। तो इसे आप जाकर देखिए। अभी मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सर्च करेंगे आप, तो एक बार तो पक्की है कि जब आप खुद सर्च करके देखेंगे कि किसने कहा था कि 32 जो है संविधान की आत्मा है, भूलेगा नहीं जल्दी। चलिए फिलहाल उधर ध्यान न दीजिए, आगे चलते हैं। चलो बताए, अम्बेडकर साहब है, ठीक है। अम्बेडकर साहब ने कहा था, ज़्यादा वो परेशान नहीं होना। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। आप सिर्फ इतना पता आपको कि एनजीओज क्या काम करती हैं और ग्रामीण विकास में क्या रोल है, तो उसे यूपी पे लागू कर दीजिए, बात खत्म। कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास हों तो लिख दीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 6, सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जो सरकारी नीतियां हैं उनमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, ठीक है, ये बताना है। आगे बढ़ते हैं, भारत में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करिए। मानव संसाधन प्रबंधन कैसे किया जाना है, कैसे होगा, इसके जितने पहलू हैं उनका विश्लेषण करना है। ध्यान रखिए, ज़्यादा स्कोप नहीं है, आपको 8 नंबर का प्रश्न है, 125 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अगला 8वां प्रश्न,
महामारी के दौरान श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश के प्रयासों का परीक्षण कीजिए। यूपी सरकार ने क्या किया था इस दौरान? ठीक है, सिंपल है, उस समय के करंट अफेयर्स के आधार पर पूछ लिया गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, प्रवास से संबंधित बड़े प्रश्न आते हैं, हर साल प्रश्न एक आता है। ध्यान से देखिए, भारत की प्रवासी नीति क्या है? ये वाला है डायस्पोरा वाला, डायस्पोरा से प्रश्न आते हैं। तो भारत की क्या नीति है? वर्तमान में प्रवासी भारतीयों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? ये टॉपिक शायद मैंने कवर किया है, और नहीं किया तो इसकी नोट है, मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किया, जाके आप देख लीजिएगा। आगे, भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर टिप्पणी लिखना है। अब 2+2 में क्या था, कौन सी बातें थी उस समय, करंट में क्या चल रहा था, उसको ध्यान में रख के अगर लिखते तो ज़्यादा अच्छा है। अभी फ़िलहाल इस तरह की चीज़ें जो होती हैं IR के तहत प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता। मतलब एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कांट बी अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बढ़िया है, इवेल्युएट, इसका मूल्यांकन करना है। अच्छा है, थोड़ा सा आप मतलब अपने तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, इसके समाधान का भी उल्लेख करिए। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सेकेंड पेपर में ना 1, 2, 3 ऐसे संस्थाओं से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, कभी वित्त आयोग से, कभी चुनाव आयोग से, कभी CBI से, इस तरह से प्रश्न आ रहा है। इन्हें अच्छे से तैयार करना होगा मेंस के नज़रिए से भी। प्री के लिए तो पढ़ते ही हैं हम, मेंस के लिए भी। आगे देखिए, ये लो आ गया, वित्त आयोग के क्या अर्थ हैं, सॉरी क्या कार्य है, वित्त आयोग का कार्य बता दीजिए, और राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा करिए। अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ इसकी सीमाएं हैं, उनका भी वर्णन आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, ध्यान से देखिए, भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए। भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। दबाव समूहों को हमें पढ़ना होता है, NGOs, दबाव समूह, ट्रस्ट, इन सब के बारे में भी पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप दे के बता सकते हैं, उसके बाद से राजनीति में की क्या भूमिका होती है, कैसे सरकारों पर इनका असर होता है। ठीक है, आगे देखिए, ई शासन ने प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है? किसकी बात हो रही है? ई गवर्नेंस की बात हो रही है। सिलेबस में आया था ना, मैंने बताया था यहाँ से प्रश्न आते हैं, पिछली बार भी आया था। देखिए फिर आ गया, प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है? क्या ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है? निश्चित रूप से बनाया जा सकता है, इसमें आपको लिखना था। ये कहना गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं नहीं इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको इसका सपोर्ट करना था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है, चाहे भ्रष्टाचार ख़त्म करना हो, पारदर्शिता लानी हो। खैर, इस पर हम बात करेंगे सिलेबस में। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम ने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम से बाहर आकर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया है। व्याख्या करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न एथिक्स में भी देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 में देखिए क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना है कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्या प्रभाव हो रहा है, कुछ खास हो भी रहा है कि बस ऐसे नाम है। ठीक है, ये बताना है। इसमें आपको आंकड़े देने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि आपका उत्तर प्रभावशाली दिखे। ठीक है, आगे, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच सौहार्दपूर्ण मामल्लपुरम शिखर बैठक के बावजूद कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद गहरा गया है। आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर हम बात करेंगे। वैसे मैंने चीन और भारत के रिलेशन पर एक बनाया था, एक वीडियो बनाया है, ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड के बारे में सुना है ना आपने? क्वाड के बारे में आप क्या जानते हैं? सिंपल बताना है, उन चारों देशों का नाम लिखना है, इनके कुछ उद्देश्यों की बात करनी है। क्या मालाबार सैन्य अभ्यास विश्व
विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सफल होगा? इसमें आशापूर्ण आंसर लिखना है आपको। ठीक है, ये पूछ लिया गया था। 20वां प्रश्न, कोरोना काल में कोविड-19 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का विवेचन कीजिए। बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, कुछ अच्छा काम भी किया WHO ने, तो इसकी भूमिका पे आपको बात करनी थी, ये पूछा गया था। तो हो गया, सेकेंड पेपर में इतना ही था। बाकी अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।